तो हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल कॉन्सेप्ट अप पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। तो जैसा हमारी बात हुई थी कि फिज़िक्स के अंदर हम अपना मोशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, आज हम मोशन का लेवल 1 पूरा कंप्लीट करेंगे। लेवल 1 के अंदर हमारा जितना भी जो भी हम बेसिक पूरा कवर अप कर सकते हैं उसको पूरा दोस्तों आज हम कवर अप करेंगे। और मोशन चैप्टर का ऐसा वीडियो शायद ही आपने देखा होगा, ये चीज़ की गारंटी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आज की वीडियो में कि अगर आज की वीडियो अगर आपको सच में इंटरेस्टिंग लगती है कि हाँ, आज का वीडियो में हमने कुछ सीखने को मिला है, तो बस एक मुझे सपोर्ट दीजिए, मेरे को एक सब्सक्राइब और एक लाइक दीजिए, ताकि बस मुझे इस चीज़ का पता चलता रहे कि हाँ, एटलीस्ट कम से कम इतने स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, वो बस मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो बस मेरी एक ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि बस एक छोटा सा लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे दीजिए, ताकि मुझे भी आपकी तरफ से सपोर्ट मिले और ज़्यादा मैं बेहतरीन टॉपिक्स आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है। तो दोस्तों देखो, आज एक्चुअली क्या था कि ये थोड़ा सा मुझे बताना था, बट इतना सब कुछ मैंने कहा कि मैंने सोचा क्लास में इतना सब कुछ हम लिखेंगे तो उसका टाइम वेस्ट ही होगा, है ना। तो मैंने क्या करा, इसको ऑलरेडी एक बार लिख लिया है ताकि हमारे क्लास का थोड़ा सा टाइम बच जाए, है ना। और जब तक हम कहते हैं अभी आज का जो हमारा जो भी सारा टॉपिक है वो है तो क्लास 11th और 9th के लिए, दोनों के लिए ही, क्योंकि देखो 9th और 11th दोनों में ही मोशन होता है। बस इतनी सी बात है कि यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं काइनामेटिक्स, है ना। इतना सा है सिर्फ फर्क। तो अब यहाँ पे जब हम 11th का जो काइनामेटिक्स है, जब हम उसकी डेप्थ में जाएंगे, उससे पहले आपका एक मैथमेटिक्स का मेरा एक वीडियो आएगा जिसके अंदर होगा इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स टूल्स यूज फॉर फिजिक्स। ठीक है। उसके अंदर मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक छोटा सा रिव्यू दूंगा। उससे आपको एटलीस्ट कम से कम जो फिजिक्स के अंदर ये सब चीज़ें यूज होती हैं उसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो आज अपना वीडियो हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। देखो फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक इंट्रो देना चाहता हूँ मैकेनिक्स को लेके। मेरा मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा मतलब फेवरेट ब्रांच है ना। ये पूरा ब्रांच है, हम जो भी है इसमें मतलब मोशन पढ़ते हैं, जितना से मतलब लॉज ऑफ मोशन, ये सारी चीज़ें, तो ये सब आता है मैकेनिक्स के अंदर। मैकेनिक्स हमारी वो ब्रांच होती है फिजिक्स की जो हमको स्टडी करने में हेल्प करती है मोशन और रेस्ट के बारे में, है ना। तुम इसको देखो, एक बार रीड कर सकते हो। इट इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील विद द कंडीशन ऑफ द रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारे आसपास जो भी मोशन हो रहा है या फिर जो भी रेस्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो वो रेस्ट पे है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट कोई मोशन में है, तो उसके रिलेटेड ये हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ये ब्रांच। ठीक है। आगे देखें। देखो, इसके अंदर हमारे पास टोटल 3 सब ब्रांचेज आती हैं। पहली है स्टैटिक्स, दूसरी है हमारी काइनामेटिक्स और तीसरा है हमारा डायनामिक्स। ठीक है। इस ब्रांच के बारे में अभी बहुत ज़्यादा हम नहीं पढ़ते, मेजरली हम स्टैटिक्स और काइनामेटिक्स के बारे में ही ज़्यादा हम पढ़ते हैं। ठीक है। 11th और 9th के अंदर, क्योंकि देखो 11th और 9th हम इन्हीं 2 क्लासेस है जिसके अंदर हम डेप्थ में जाते हैं। ठीक है। मोशन 9th के अंदर हम जस्ट स्टार्ट करते हैं और हम 11th में आके इसको बिल्कुल डेप्थ में पढ़ते हैं। तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स भी इसको डेप्थ में पढ़ें, अगर उनको वो मैथमेटिक्स टूल्स समझ आ जाए तो। एक्चुअली ऐसा है कि फिजिक्स के अंदर जो मैथमेटिक्स टूल्स होते हैं ना, वो थोड़ा 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफरेंट है, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि उसके अंदर 11th 12th की मैथमेटिक्स है जो कि 9th और 10th के स्टूडेंट्स ने अभी बिल्कुल भी एक बार देखी तक नहीं है ना। तो इसलिए थोड़ा उनके लिए वो एक काफ़ी डिफरेंट चीज़ हो जाती है, बट अगर उनको समझ में आता है तो वो बिल्कुल समझो। एक और रिक्वेस्ट है फॉर स्पेशली फॉर क्लास 9th, एटलीस्ट आपको 2 लेवल्स तक इसको देखना है, कंप्लीट करना है, उसके बाद ही हटना है। ठीक है। लेवल 3 से थोड़ा सा जो 11th का हमारा पोर्शन है वो शुरू होगा। एक और चीज़, क्लास 11th वाले ये ना सोचें कि लेवल 1 और लेवल 2 जो है वो सिर्फ 9th क्लास के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। आपको भी इसको देखना है ताकि आपके कंसेप्ट्स में क्लियरिटी ज़्यादा आए और आप उस अच्छे लेवल को समझ सके। देखो, हमें कोई भी डिफिकल्ट लेवल तभी समझ में आता है जब हमको बेसिक के बारे में क्लियरिटी हो। अगर हमको बेसिक के बारे में क्लियरिटी नहीं है तो हम जो अच्छे लेवल के जो भी वीडियोस हैं, जो भी उसके हम मतलब सारे यहाँ पे वो सारे हम इसको लगाएंगे मतलब सारे क्वेश्चंस। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा बेसिक के ऊपर ध्यान दो। ठीक है। ये बस मैं एक ऐसी छोटा सा इंट्रो दे रहा हूँ पूरा काइनामेटिक्स और पूरा मतलब मैकेनिक्स के ऊपर। ठीक है। देखो, स्टैटिक्स क्या होता है, इसको स्टैटिस्टिक्स मत पढ़ लेना। ठीक है। स्टैटिक्स, ओनली स्टैटिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the condition of rest or equilibrium of an object even when they are under the action of several forces. The measurement of time is not essential.
स्टैटिक्स में जो हमारा टाइम का मेजरमेंट है वो ज़्यादा इसेंशियल नहीं होता, ठीक है। अब मैं इसको एक बार थोड़ा सा क्लियरली बता देता हूँ, मैं फिलहाल इसको रीड करा है। ये हमारी फिजिक्स की वो ब्रांच है मैकेनिक्स की जो कि रेस्ट और इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट को क्या करती है, हम इसके बारे में डील करती है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इवन व्हेन दे आर अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्स, चाहे ऑब्जेक्ट पे फोर्स भी लग रहा हो, पर कोई भी ऑब्जेक्ट है देखो वो तो तभी मूव करेगा ना जब उसके लिए वो फोर्स इनफ है मूव करने के लिए। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक, हर ऑब्जेक्ट के लिए एक मतलब हमारा फिक्स्ड फोर्स होता है कि जब तक हम उतना फोर्स नहीं लगा देंगे तब तक वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। जैसे वॉल है, इस वॉल का भी एक फिक्स फोर्स है बट ये इन्फिनिटी पे है, इसका मैं नहीं पता कि कितना फोर्स है कितना नहीं, है ना। बट ये कि जैसे कि ये हमारे पास मार्कर है, मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया ये मूव हो गया, ठीक है, तो इसके लिए इतना फोर्स इनफ था, ठीक है। ये होता है स्टैटिक्स जिसके अंदर ये वर्ड, हाँ इक्विलिब्रियम, इसको मैं थोड़ा और डिफाइन कर देता हूँ। इक्विलिब्रियम एक्चुअली हम रेस्ट को ही डिनोट करता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं इसको समझाने की एक बार कोशिश करता हूँ। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, क्यूब है, क्यूब के ऊपर हमारा सारी डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट सब तरफ से, और वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। चारों तरफ से फोर्स लग रहा है उसके बावजूद भी वो मूव नहीं हो रहा, उसको हम कहते हैं वर्ड, उस टर्म को कहते हैं इक्विलिब्रियम। ये एक तरह से ये कह सकते हो कि रेस्ट को ही डिनोट करता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम को हम आम भाषा में रेस्ट डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा काइनेमेटिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ द मोशन, ठीक है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ पे हम काइनेमेटिक्स में क्या है, हम ना मोशन का कॉज नहीं देखते कि मोशन किसकी वजह से हुआ, है ना, इसको हम नहीं देखते। यहाँ पे सिर्फ हम ये देखते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सिर्फ मोशन को कंसीडर करते हैं, हम ये नहीं देखते कि वो मोशन किसकी वजह से हुआ है, ठीक है। लास्ट एक और लाइन, हियर द मेजरमेंट ऑफ टाइम इज एसेंशियल। यहाँ पे काइनेमेटिक्स के अंदर जो टाइम का मेजरमेंट है वो एसेंशियल होता है, मतलब कि ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे काइनेमेटिक्स के अंदर देखो हम जो मेजरली अब तक अभी जितना भी हम स्टार्ट करेंगे वो सारा काइनेमेटिक्स के अंदर ही आता है। उसके अंदर हमें टाइम को कंसीडर बिल्कुल करना होता है, टाइम हमेशा कंसीडर होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है डायनेमिक्स। ये बड़ा ही एक भारी वर्ड है सबके लिए। ये डायनेमिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है, ये देखो ये भी एक ब्रांच है हमारे फिजिक्स की विच डील विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टेकिंग कंसिडरेशन द कॉज ऑफ मोशन। अब डायनेमिक्स हमारी वो ब्रांच है जिसके अंदर कॉज ऑफ मोशन ऐड होता है। हम यहाँ पे कॉज ऑफ मोशन को भी देखते हैं कि मोशन किसकी वजह से हुआ। इन दोनों में सिर्फ इसी चीज का फर्क है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, कि यहाँ पे हम कॉज देखते हैं डायनेमिक्स के अंदर, काइनेमेटिक्स में हम कॉज नहीं देखते। यहाँ पे एक चीज और, ठीक है, जो हमारा डायनेमिक्स वर्ड है इसका मतलब होता है पावर, ठीक है। डायनेमिक्स इज कंसीडर्ड विद द फोर्स विच कॉजेज मोशन, ठीक है। अब देखो जब भी हमारा हम कॉज के बारे में बात करते हैं तो वहां पे वर्ड यूज होता है डायनेमिक्स, ठीक है। जब भी हम कॉज को देखते हैं तो वहां पे काइनेमेटिक्स जो ब्रांच है वो काम नहीं करती, वहां पे हमारी काम करती है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर, ठीक है। इसको सिर्फ नॉर्मल याद रखना चाहते हो बिल्कुल रखो, है ना। ये जस्ट मैंने एक मैकेनिक्स का एक छोटा सा इंट्रो दे दिया है, ठीक है। अभी अब अपने जो चैप्टर का हमें काम है उस पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको एक बार फटाफट पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लो, ओके। चलो इसको फटाफट हम रब कर देते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स देखो आज का जो हमारा चैप्टर था वो हमारा मोशन के ऊपर था। थोड़ा सा मैंने मोशन की एक डेप्थ में स्टार्टिंग में थोड़ा दे दिया, एक छोटा सा नॉलेज, ठीक है। देखो अब बात करते हैं हम अपने मेन चैप्टर के नाम की, जो कि है मोशन। फ्रेंड्स मोशन क्या है, देखो मोशन हमारा एक कॉज है ना। अगर हम मोशन की बात करें तो वो क्या है, हमारा जो मोशन वर्ड है ये कॉज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और ये अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मूव हो गया, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑल्सो। मेरा एक ये वर्ड ध्यान रखना है, मैं बार बार इस चैप्टर में मैं यूज करूंगा विद रिस्पेक्ट टू। विद रिस्पेक्ट टू मतलब ये होता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं।
मैं अपने हैंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं कि ये जो है इसका सराउंडिंग, इसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, ठीक है, ये देखो ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं मोशन। अगर फोर्स लगाने के बाद, आम भाषा में अगर मैं बात करूं, हमारा ऑब्जेक्ट मूव होता है, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इट इज इन मोशन। बट अगर फोर्स लगाने के बाद भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता, इसका मतलब वो मोशन में नहीं है, वो रेस्ट पे है, ठीक है। तो मोशन, यहाँ पे एक बार थोड़ी छोटी सी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। मोशन इज अ कॉज विच produced after applying force on any object, ये हमारा विद रिस्पेक्ट टू का एक शॉर्ट फॉर्म, विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। मोशन इज अ कॉज विच प्रोड्यूसेस आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम देखो, हम कोई भी जब काम करते हैं, मैं यहाँ पे आपको ये चैप्टर भी पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही हो रहा है। हमारे पूरे यूनिवर्स में जो भी काम हो रहा होता है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है। टाइम रुक गया तो सब काम रुक गए, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो होता ही है। बट अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करते हैं तो वो हम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग भी लेंगे। अभी मैं एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ समझाने वाला हूँ, उसको सुनने में बहुत मज़ा भी आएगा और मोशन एक फिल्म की तरह बिल्कुल बता दूंगा, एकदम ईजी लगेगा, देखना अभी, ठीक है। अब देखो, रेस्ट तो मैं यहाँ पे क्या ही लिखूं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसका मतलब ये है कि वो मूव नहीं हो रहा। नॉर्मल, देखो नॉर्मल भाषा में रेस्ट तो हमें पता ही है ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाने के बाद विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग वो मूव नहीं हो रहा, ठीक है, वो स्टिल बस इस तरह से रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे एक टॉपिक का नाम लिखने वाला हूं, ये रिलेटिव टर्म, मोशन एंड रेस्ट। फ्रेंड्स, ये क्या है? ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है, सुनो जरा इसको ध्यान से। इसके लिए तो मैं मार्कर भी अगर एक तरफ रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसको बड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने अभी विद रिस्पेक्ट टू बात सराउंडिंग की जो बात की थी, सुनो जरा ध्यान से। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं इस रूम के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हूँ, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लो, मैं इस तरह से खड़ा हो गया, और अब मैं आपसे ये पूछूं कि मैं इस टाइम रेस्ट पे हूँ या फिर मोशन में, तो आप सबका एक ही जवाब होगा, हाँ रेस्ट पे। मेरा सामने जो कैमरा है, क्या वो रेस्ट पे है या मोशन में? नॉर्मल सी बात है, रेस्ट पे। बट वो विद रिस्पेक्ट टू रूम है, या फिर मैं ये बोलूँगा कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू माई हाउस, है ना। मैं जिस घर में जहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इसके रिस्पेक्ट में मैं और मेरा कैमरा ये बिल्कुल एकदम रेस्ट पे है। बट अगर मैं आपसे यही बात पूछूं, प्लीज टेल मी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्या मैं और मेरा कैमरा अभी भी रेस्ट पे है? नहीं, क्योंकि अर्थ तो हमारी मूव हो रही है ना, अर्थ तो हमारी रिवॉल्व हो रही है। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हम अगर बात करते हैं, तो ये हम दोनों, हम सब, आप भी यहाँ जहां बैठ के वीडियो देख रहे हो, टेबल पे, चेयर पे, बेड पे, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आप भी मोशन में हो। और समझाता हूं, जैसे हम ये कहते हैं कि सन हमारा फिक्स है और उसके आसपास सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो अब मैं क्या ये कहूं कि हमारा जो सन है वो रेस्ट पे? नहीं, हमारा सन रेस्ट पे नहीं है, वो भले फिक्स है, बट ठीक है, अपनी अपनी पोजीशन पे, अपने अपने हमारे अर्थ, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, तो ये सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं ये अपने जगह पे रिवॉल्व कर रहे हैं, वो तो फिक्स है, वो ऑर्बिट फिक्स है। बट हमारा सन फिक्स नहीं है, हमारा सन भी किसी और स्टार के चक्कर लगा रहा है, समझ रहे हो। तो इसलिए सन भी रेस्ट पे नहीं है। अब एक और बात,
हमारे यूनिवर्स में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसको हम ऐसा फिक्स कर सकें कि ये पॉइंट हमारा रेस्ट पे है। अगर मैं इस मिल्की वे गैलेक्सी की बात करूं, मान लो हम स्पेस में एक जगह रुक गए, तो मैं अब ये बोलूंगा कि क्या मैं रेस्ट पे हूं? नहीं, मिल्की वे गैलेक्सी पूरा मूव हो रही है। पूरी मिल्की वे गैलेक्सी भाई देखो मूव होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ये फिक्स कंसीडर नहीं कर सकते कि ये रेस्ट पे है। हम हर चीज के रिस्पेक्ट में उसको फिक्स नहीं कर सकते। हाँ, इस रूम के रिस्पेक्ट में मैं ये बोल सकता हूँ कि आप जहां पे इस वीडियो को देख रहे हो आप रेस्ट पे हो, बट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आप रेस्ट पे नहीं हो। इस अर्थ पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे आप चले जाओ और आप ये कह सको कि आप रेस्ट पे हो। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। तो हम अगर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग बात करेंगे, इसलिए मैंने जो सराउंडिंग यहाँ पे वर्ड लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये जो सराउंडिंग मैंने वर्ड लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा नोट डाउन करो, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर कोई ज़्यादा बताता नहीं है, ठीक है, पर है बहुत इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, इस चैप्टरों को लेके एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊंगा, पर इस वीडियो में नहीं, वो अलग से एक शॉर्ट वीडियो आएगी, है ना, उसके अंदर मैं उसको बताऊंगा। और वो ही बड़ा मतलब एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो कि हर किसी के स्टूडेंट के दिमाग में रहता है, ये इस चैप्टर को लेके। आई होप कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा आइडिया भी लग गया होगा मैं किस एक मतलब क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। काफ़ी नॉर्मल सा क्वेश्चन है बट है बड़ा इंटरेस्टिंग, उसकी बात करेंगे बट अभी नहीं, है ना। तो ये सब तो देखो बात हो गई। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर का थोड़ा मेन चीज। अच्छा, इससे पहले एक और चीज जो अभी हमें इसी 9th क्लास में लेवल 1 में पता होना चाहिए, वो है पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो है हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है समझाता हूँ। जैसे हमारी अर्थ को अगर हम कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू सन, है ना, सन तो हमारा बहुत बड़ा है, तो हमारी अर्थ एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर होगी। मतलब कि अगर हम उसका डिस्टेंस भी तुम देखो, डिस्टेंस कितना दूर है। अगर हम ये इमेजिन करें कि एक तरफ ये हमारा अर्थ है, एक तरफ ये सन है ना, अर्थ तो इतनी सी है और सन इतना बड़ा, तो उसके लिए वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अर्थ हमारी कुछ भी नहीं है सन के सामने, सन का साइज तो हमारा बहुत ही बड़ा है, ऐसी न जाने कितनी हजारों लाखों अर्थ्स उसमें समा सकती हैं, है ना। तो ये सब तो देखो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की। एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे एक ट्रेन है, फॉर एग्जांपल ये इमेजिन करो कि वो 800 मीटर्स की है, ठीक है, बट उसने अपना जो डिस्टेंस ट्रेवल करा वो करा अराउंड फॉर एग्जांपल 10,000 किलोमीटर। अब हम 10,000 किलोमीटर को जरा एक बार 800 मीटर से कंसीडर करना, क्या वो ट्रेन उस डिस्टेंस के सामने एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी थोड़ा सा मैटर करती है ना। अगर जैसे हम बात करें एक ट्रेन है, 800 मीटर की ट्रेन है, वो करीब 2 किलोमीटर ट्रेवल करी, तो वो अब नहीं है पॉइंट ऑब्जेक्ट उसके लिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट तभी है जब एक बहुत ज़्यादा मतलब बहुत दूरी हो, बहुत फार डिस्टेंस हो, है ना, या डिस्टेंस भी थोड़ा मैटर करता है। इसलिए मैं तुम्हें 10,000 किलोमीटर सोच के देखो जरा, और कहाँ 800 मीटर्स की एक ट्रेन, है ना, मैंने मान लो ट्रेन की मैंने ऐसी एज्यूम कर ली लेंथ कि वो 800 मीटर्स है ना। तो ये सारी बातें हो गई पॉइंट ऑब्जेक्ट की। ओके, पॉइंट ऑब्जेक्ट को देखो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे, इसके बारे में जैसे तुम ज़्यादा कुछ लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, बस इसको समझ लो, है ना। ये बस एक समझने वाली चीज़ है, थ्योरी है बस। ओके, इसकी बात हो गई मोशन की। रिलेटिव टर्म मोशन एंड रेस्ट, एक्चुअली जो मोशन और जो रेस्ट है वो हमारा रिलेटिव टर्म्स होते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट की हमने बात कर ली, ये एक नॉर्मल सा टॉपिक है। अब जरा बात करते हैं, इसको जरा रब करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने मेन कुछ टर्म्स की। देखो मोशन के लिए जो सबसे हमारा जो पहला टर्म है जो हमें पता होना चाहिए वो क्या है, हमें पता ही है, स्पीड, है ना। देखो स्पीड क्या है, स्पीड हमारा होता है स्पीड इक्वल्स टू, इसको एस मत लिखो, ठीक है, इसको स्पीड ऐसे ही रहने दो, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को हम कहते हैं स्पीड, है ना। बिल्कुल, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को हम स्पीड कहते हैं। इसकी ऐसा यूनिट या तो मीटर पर सेकंड और या तो किलोमीटर पर आवर, है ना, इस तरीके से भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये दोनों इनकी क्या हो गई, ये दोनों हो गई इनकी एसआई यूनिट्स, है ना।
ये हो गई एसआई यूनिट्स, और हमारा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो काफी ज्यादा नॉर्मल सा फॉर्मूला है, हमें पता ही होता है, क्लास 7th में पता होता है ये तो, है ना। अब हम बात करते हैं, देखो एक और टर्म है इसके रिलेटेड, वेलोसिटी। देखो अब जो मैंने अभी जस्ट वेक्टर जो मैंने स्टार्ट किया था उसके अंदर मैंने बताया था कि देखो हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या होता है। देखो इसका पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी समझाता हूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, बस 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। इसकी भी यूनिट्स देखो वही होती है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, है ना, वही नॉर्मल यूनिट्स, एसआई यूनिट्स। देखो अभी समझाता हूं सब कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बट एक्चुअली जो स्पीड होती है ना, स्पीड को हम स्केलर क्वांटिटी में काउंट करते हैं, और जो वेलोसिटी है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी में काउंट करते हैं। फर्क क्या है? फर्क मैंने देखो बताया भी था कि स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बट जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास डायरेक्शन भी होती है। इसका मतलब ये है कि जो एक डिस्टेंस है वो भी जरूर एक स्केलर क्वांटिटी होगी, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसीलिए जो वेलोसिटी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी हमें, मतलब हम उसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा इसलिए, अगर मैं यहाँ पे देखो डिस्टेंस की बात करूं, ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, देखो डिस्टेंस तो हमारा कैसे भी हो सकता है। डिस्टेंस ऐसे ऐसे, फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है, हम यहाँ बी पॉइंट तक मूव करें, फॉर एग्जांपल ऐसे, ये हमारा बी पॉइंट, ये ए पॉइंट। तो डिस्टेंस तो हमारा कैसा भी हो सकता है, कर्व, सीधा, टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग, कैसा भी हो सकता है। बट जो डिस्प्लेसमेंट होता है, 9 स्टूडेंट्स प्लीज इस चीज को ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये वाला जो पॉइंट बता रहा हूं ना। एक्चुअली जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन कंसीडर की जाती है, ओनली स्ट्रेट। अब थोड़ा सा वेक्टर वाली फीलिंग भी आ गई होगी कि ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। एक्चुअली डिस्टेंस के अंदर हमारे पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देखो डिस्टेंस तो कैसे भी हो सकता है, कर्व, ठीक है, सीधा टेढ़ा मेढ़ा। बट जब ये जो मतलब हमारा ये है डिस्प्लेसमेंट जो है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट काउंट किया जाता है। मतलब कि हम कहीं पे यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे हैं, और इनिशियल पॉइंट से डायरेक्ट फाइनल पॉइंट। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूँ, तो अगर मैं ए टू बी, अगर यहाँ मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट ये, तुम ये कह सकते हो कि एक तरह से हमारा प्लेन, जो प्लेन है, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट को फॉलो करते हैं। देखो हमें कहीं भी जाना होता है, एक प्लेन जल्दी क्यों पहुंच जाता है? वही हम जब बाय रोड जाते हैं तो हमको टाइम लगता है, तो उसमें फर्क क्यों आता है? टाइमिंग का फर्क इसी वजह से तो आता है। डिस्टेंस जो है, देखो हम जब हमें बाय रोड जाते हैं तो हमें ऐसे 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 जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। बाय रोड है तो हमें रोड से ही जाना पड़ेगा ना, है ना। बट जब हम बाय फ्लाइट जाते हैं तो हम इस तरह से डायरेक्ट जाते हैं, मतलब ए टू बी बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इसी वजह से हमको डायरेक्शन भी बता देता है कि मतलब हम किस डायरेक्शन में, ईस्ट जा रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं, ये इसमें नॉर्थ जा रहे हैं। बट हम यहाँ पे क्या बताएं, हमारा डिस्टेंस ऐसे है, ये ए पॉइंट था, लो जी यहाँ पे बी पॉइंट, अब यहाँ पे क्या डायरेक्शन बताऊं? यहाँ कोई डायरेक्शन ही नहीं है। इसी वजह से इसके पास डायरेक्शन ना होने के कारण ये होता है एक स्केलर क्वांटिटी, और इसके पास डायरेक्शन हमेशा होती है, चाहे ये अपवर्ड हो चाहे ये इस तरह से भी हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट ध्यान रखना ये हमेशा स्ट्रेट होगा। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल। ये होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क। दोनों के फॉर्मूले में भी फर्क होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट्स में हमारा कोई डिफरेंस नहीं होता। तुम स्पीड और वेलोसिटी में बस जो क्या डिफरेंस है, एक मेन छोटा सा डिफरेंस है, वो है डायरेक्शन का। स्पीड हमको डायरेक्शन नहीं बताता, बट वेलोसिटी हमको डायरेक्शन बताता है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है तो देखो दोनों डिस्टेंस ही हैं, बट एक छोटा सा यहाँ डिफरेंस है। अब वो देखो मैंने तुम्हें प्रॉपर तरीके से समझा ही दिया है ना। अब क्या रह गया हमारा,
हाँ, अब बात करते हैं जरा एक और वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो कि है एक्सेलरेशन। देखो, हम अगर एक्सेलरेशन की बात करें, ये होता है चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी, है ना। ये होता है चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी, है ना। एक और चीज जरा यहाँ पे देख लो, मोशन के रिलेटेड जो एक इंपॉर्टेंट है, एक तुम्हें ये यू दिखेगा बहुत जगह, ये होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, है ना। एक हमें ये वी दिखेगा, स्मॉल वी, कैपिटल नहीं, एक स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल वी दिखेगा, ये होता है हमारा, इसको याद कर लेना बिल्कुल अच्छे से, फाइनल वेलोसिटी। ये हमको स्पेशली याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको प्रॉपर तरीके से एकदम याद रखना। अब देखो, चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी मतलब, अब ये देखो जरा, मतलब कि इनिशियल माइनस फाइनल, इसको स्मॉल वी अपॉन टाइम, पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, जिसको हम डिनोट करते हैं, हाँ, एक्सेलरेशन का हमारा डिनोट करने का सिंबल वो होता है स्मॉल ए, v माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब हमारी वेलोसिटी में देखो कितना चेंज आया, वही तो एक्सेलरेशन है। समझाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा हूँ, अब मैंने अपनी स्पीड कर ली 100, तो मेरा 50 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया ना, मैंने 50 थी और 50 और बढ़ा दी, तो यही तो एक्सेलरेशन है। इसके रिलेटेड एक और टर्म, वो है हमारा रिटार्डेशन। ये क्या है? ये इसका जस्ट अपोजिट है। ये होता है, देखो, रिटार्डेशन होता है डिक्रीज इन स्पीड और वेलोसिटी। यहां पे देखो, इसको चेंज भी हम लिख सकते हैं, बट एक्सेलरेशन का जो हमारा मेन मतलब होता है, यहां पे लिख देता हूं, एक मिनट रुक जाओ, पहले यहां पे रिटार्डेशन लिख देता हूं, डिक्रीज इन स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, इंक्रीज इन स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है फ्रेंड्स। देखो, इस चीज का मेजरली ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस और माइनस साइन का भी डिफरेंस आता है। अगर आपको कहीं भी अपनी मान लो हमें कोई स्पीड दी है या फिर कोई वेलोसिटी दी है, जब भी हम उसके अंदर मान लो हमें दिख रहा है कि वो मतलब तरह से नॉर्मल है, फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पे ए दिया हुआ है, आप ये 50 किलोमीटर, सॉरी फॉलो, इसका जो, हाँ, इसकी ऐसा यूनिट, एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट वो और रह गई है, इसको स्टार पॉइंट मार्क करके लिख लो, एसआई यूनिट वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो कि मीटर, इस तरीके से, पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा 2 ऊपर चला जाएगा, ये डिवाइड है ना, पर सेकंड स्क्वायर, तो जब हमारा ये एस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एस की पावर -2 जाएगी। कौन कहता है एक्सपोनेंट्स काम नहीं आता? ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है, और हमारे पास एक जगह लिखा हुआ है एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है, जो इसका मतलब है कि हमारा एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि हमारी स्पीड जो है वो 50 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है, मतलब हर सेकंड 50 मीटर इंक्रीज हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है ना। ये है हमारा रिटार्डेशन। देखो, इन दोनों के सिंबल में कोई फर्क नहीं है, बट यहाँ पे जो फर्क आएगा वो आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव का, ठीक है। रिटार्डेशन के अंदर अगर मान लो -10, इसका मतलब हम ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हम, जैसे हम मान लो कार में है ना, चले जा रहे, अब अचानक से हमको ब्रेक लगाना पड़ा, उसे हम कहते हैं रिटार्डेशन। ओके,
तो रिटार्डेशन के अंदर a इज इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड, तो वहां पे हम प्लस माइनस का फर्क आता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, इसको जरूर याद रखना है। ये मतलब हमारे न्यूमेरिकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी यूनिट मिस्टेक होती है कई बार, 0.5 कटते हैं इसके, ध्यान रखना। डिस्प्लेसमेंट ये रहा, डिस्टेंस ये रहा, वेलोसिटी ये रहा, और स्पीड ये रहा। ठीक है, आई होप। देखो बहुत सिंपल है। हाँ, ये ध्यान रखना है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है, मतलब हमारा स्टार्टिंग का, और v होता है फाइनल वेलोसिटी। ओके, चलो इसको फटाफट जरा आप नोट डाउन करो। तो फ्रेंड्स चलो इसको हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी एक एक चीज़ नोट डाउन करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने जो भी लिखा है वो सब कुछ उन्हीं से ही हमारे क्वेश्चंस होंगे, उन्हीं से ही हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। और जो मैंने वो पॉइंट बताया था हमारा रिलेटिव वाला, है ना, कि मोशन और रेस्ट आपस में रिलेटिव टर्म्स होती हैं, उनका ध्यान रखना। ठीक है, जो मैंने अभी सब कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे वो सब। देखो अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर, एक और हमारा टॉपिक रह रहा है, वो है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, है ना फ्रेंड्स। एवरेज स्पीड क्या होता है? ये होता है हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। देखो फॉर एग्जांपल इसको तुम इस तरह से मान सकते हो। देखो है तो एक तरह से स्पीड का ही फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट यहाँ पे हमको ना अलग अलग, जैसे मान लो केसेस मिल सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट पहले हमारा 2 सेकेंड में चला 5 किलोमीटर, उसके बाद फिर वो 3 सेकेंड चला कहते हैं 60 किलोमीटर कहते हैं पर आवर की स्पीड से। तो इस तरीके से, है ना। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि टोटल पहले डिस्टेंस करो अपॉन टोटल टाइम कर दो। इसको मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल के थ्रू ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अभी फिलहाल यहाँ पे सिर्फ इसका फॉर्मूला लिख के छोड़ दो, वही इनफ है। ठीक है, इसको जब हम थोड़ा न्यूमेरिकल आएगा तब अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो आगे फटाफट, एक सेकेंड जरा इसको आप नोट डाउन करो। देखो फ्रेंड्स, अब इसको जल्दी से ज़रा रब करते हैं। एक्चुअली मुझे यहाँ पे इसको रब इसलिए करना पड़ा, जगह तो थी बट मुझे यहाँ पे एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, वो देखो ज़रा। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखो दोस्तों, ये अब हमारा शुरू हो गया चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं, चाहे क्लास 11th हो चाहे क्लास 9th हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इसको, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे नहीं लगता कि पूरे चैप्टर में कुछ और होगा भी। ये हमारा सबसे, देखो पहली जो हमारी इक्वेशन की मोशन कहते हैं, मोशन की जो इक्वेशन होती है, सॉरी, तो मोशन की जो हमारी इक्वेशन होती है वो होती है सबसे पहली v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, यहां पे मैंने अभी भी आपको बताया था कि v जो है वो हमारी है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a हमारा एक्सेलरेशन जो मैंने अभी बताया था, और t हमारा हो गया टाइम। यहां पे मैं अलग से इनको ना लिख देता हूं एक बार, और इसको दोबारा से भले नोट डाउन कर लेना। फाइनल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और a हमारा स्मॉल है, ये है, एक सेकेंड, एक्सेलरेशन, और स्मॉल t हमारा डिनोट करता है टाइम। ठीक है, इन सब की यूनिट्स, टाइम हमेशा हमको सेकंड में ही लेना है। इसके अंदर हम जनरली यूज करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड, है ना। ये हमारी कुछ जनरल छोटी छोटी बातें हैं, इसको अलग से लिख लेना, है ना। उसके बाद दूसरी इक्वेशन जो है
वो है हमारी s इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, u, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। तीसरी है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, बस। हाँ, एक और फोर्थ, और ये है एस nth इज इक्वल्स टू u प्लस, यहां पे आ जाएगा हमारा u प्लस a बाई टू और ब्रैकेट में 2n माइनस 1। ओके फ्रेंड्स, तो देखो इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं मतलब करता हूं। हमारी जो पहली वाली है वो हमें क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन बताती है और टाइम। दूसरी जो है, दूसरी इक्वेशन हम जनरली यूज करते हैं डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी का रिलेशन, ठीक है, पूरा ये। और ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, ये भी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और एस यहाँ पे एक और लिख लो, ये है हमारा इसका डिस्टेंस। एक्चुअली यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर देते हैं, ये हमें लेना है मीटर में, ओके, ये हमें लेना है मीटर में। बस इतनी बातें हमको ध्यान रखनी है। अब आप ये कहोगे कि इसके प्रूफ भी हमारे मतलब आप कहते हैं सॉल्व करना आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल आना चाहिए, बट फ्रेंड्स मैंने जो जब जनरली फिलहाल अभी जो नोटिस किया है कि हमारा जो न्यू ट्रेंड के हिसाब से जो हमारी डेरिवेशंस हैं उन पे थोड़ा सा कम फोकस किया जा रहा है एज कम्पेयर टू कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स। ये चीज़ मेरे अपनी क्लास 12 से भी अगर मैं आपको बताऊं कि जब मैं कभी क्लास 12 में था तो उस टाइम भी ऐसा नहीं कि मतलब डेरिवेशन हमको नहीं करना, बिल्कुल करेंगे, बट अभी फिलहाल डेरिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, इवन इन स्कूल्स ऑल्सो और इन बोर्ड, स्पेशली बोर्ड का अगर मैं बताऊं तो बोर्ड्स के अंदर भी जो डेरिवेशन से बिल्कुल आती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आती, बट थोड़ा सा जो फोकस है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल पे ज़्यादा किया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, ये जो SNF वाला है ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमको किसी फिक्स सेकंड पे निकालना होता है डिस्टेंस। जैसे मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे मान लो हमको निकालना है कि 5 सेकंड के बाद, ठीक है, 5 सेकंड के बाद आप मुझे डिस्टेंस बताओ कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया होगा अगर हमको एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। समझ रहे हो ना बात? अगर हमको एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है तो हम ये बात पता लगा सकते हैं कि जैसे यहाँ जो n है इसको लिख लो यहाँ पे ब्रैकेट में n, ठीक है, n रिप्रेजेंट सेकेंड्स। ओके, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि हम इतने सेकंड में हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया होगा, वो हमको ये फॉर्मूला बताता है। ओके, ये वैसे क्या बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मेजरली तो खैर ये 3 ही यूज़ होते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, हर जगह ये 3 का ही काम होता है। ये कभी कभी रेयरली यूज़ हो गया तो हो गया, वैसे नहीं, है ना। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लो, इसके बाद फिर हम अभी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अब देखो हम शुरू करते हैं फटाफट। ओके, यहाँ पे मैं ज़रा एक लाइन खींच रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एक थोड़ा डिफरेंट टॉपिक शुरू हो रहा है इक्वेशन ऑफ टॉपिक का ही, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशंस का। देखो फ्रेंड्स, यहाँ से एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जब हम जैसे हम जब भी बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है वो हम एक हाइट से गिरा रहे हैं, है ना, तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइट से गिराते हैं तो वो जो हाइट है वही उसका डिस्टेंस का काम करती है ना। ये बात हमको पता है कि जो उसकी हाइट है वही एज अ डिस्टेंस का काम करेगी। ऑब्जेक्ट जब गिरा तो उसने उतना डिस्टेंस ही ट्रेवल करा। फॉर एग्जांपल एक 100 मीटर्स की बिल्डिंग है, तो वो जो 100 मीटर है, ये 100 मीटर की एक बिल्डिंग है, तो जो 100 मीटर है वही तो उसके लिए उसका डिस्टेंस है। और बात करें अगर हम एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन फिक्स होता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन मतलब हमारी जी की वैल्यू जो कि है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर जिसको हम अप्रॉक्स जब भी हम बात करते हैं तो हम 10 ले लेते हैं, है ना। एक बार जरा पहले इसको देखो। अगर हम पहली इक्वेशन की बात करें तो पहली इक्वेशन के लिए चेंज आ जाता है
u प्लस जी टी। जब भी हम हाइट और ग्रेविटी की टर्म्स में बात करते हैं, है ना, ये तो तब हो गया जब हम नॉर्मल बाय रोड हैं या फिर बाय प्लेन इस तरीके से, है ना। बट जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं तो वहां पे एक्सेलरेशन हमेशा फिक्स ही होता है ना। इसको पहले एक बार लिख लेते हैं। इसमें क्या क्या चाहिए, एस, हम एस की जगह लिखते हैं एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। उसके बाद थर्ड इक्वेशन को, ये हमारा वी स्क्वायर, एक सेकेंड, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g h, है ना। s की जगह h आ जाएगा और a की जगह g आ जाएगा। g की वैल्यू हमेशा हमारे पास फिक्स रहेगी। अगर हम फोर्थ की बात करें तो इसको देखो जरा, देखो ये भी एक तरह से डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं h nth इज इक्वल्स टू u प्लस यहाँ पर ये g बाय 2n माइनस। अब जरा देखो एक इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट, g की वैल्यू हमको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेनी है, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं बाय डिफॉल्ट, ओके। बट अगर हमको मान लो क्वेश्चन में ये दे दिया कि आप g की वैल्यू, ये हो गया हमारा इफ गिवन, अगर हमको g की वैल्यू गिवन फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर ये सेकंड दे दिया, इसको रहने दो, पर सेकंड दे दिया, तब हमको इसको कंसीडर करना है। ये हमें तब करना है इफ गिवन। अगर हमें क्वेश्चन में किसी भी न्यूमेरिकल में गिवन है कि आप g की वैल्यू 10 लीजिए, आप बिल्कुल लो। बट अगर नहीं गिवन है तो हमको 9.8 ही यूज करना है, ओके। ये एक छोटी सी बात थी बट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार पॉइंट मार्क कर दिया है, ओके। ये है हाइट और ग्रेविटी की टर्म्स में। देखो एक्सेलरेशन क्या है, मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो वो 9.8 मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड उसका 9.8 मीटर जो उसकी स्पीड है वो बढ़ जाती है ना। यही तो एक्सेलरेशन है, चेंज इन एक्सेलरेशन, ओके। और एक और चीज देखो, ध्यान दो जरा, जब भी हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेंगे, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं बिल्कुल रेड मार्कर से लिखूंगा, इसका जरूर ध्यान रखना, ठीक है। इफ वी आर going against gravity, if we are going against gravity, then we must take, यहां पे एक मिनट, नेगेटिव वैल्यू ऑफ g, ठीक है। ये बात स्पेशली स्टूडेंट ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने रेड मार्कर से इसलिए लिखी है, इससे गलतियां होंगी। जब भी हम किसी भी ग्रेविटी वाला जो क्वेश्चन है, अगर हम अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं तो उस क्वेश्चन के अंदर हम g नेगेटिव लेंगे, मतलब कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे तो रिटार्डेशन ही तो होगा। मैंने अभी जो रिटार्डेशन वर्ड कहा था, इट मींस डिक्रीज इन एक्सेलरेशन। तो जब भी हम अगेंस्ट जाएंगे तो डिक्रीज होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। और जब उसके कहते हैं उसके साथ आएंगे तो हमारा इंक्रीज होगा। इसलिए तब तो खैर नॉर्मली ए ही लेंगे, बट अगर हम ग्रेविटी के किसी भी क्वेश्चन में अगेंस्ट जा रहे हैं तो ध्यान रखना जी की वैल्यू -9.8 या फिर -10 होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इसका। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों आगे अब हम इसको अलग वो करते हैं, कंटिन्यू, है ना। देखो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितना भी इसमें किया है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस, जो कि कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, है ना। देखो दोस्तों, इन इक्वेशंस के और डिटेल में जाएंगे आगे की फर्दर वीडियोस में। अभी सिर्फ हम इन इक्वेशंस को मैं तुम्हें बता दिया है, एक तो हाइट की और मतलब ग्रेविटी की टर्म्स में, ठीक है, और दूसरा जो है हमारा वो जो नॉर्मल फॉर्म होती है ना। इन तीनों, अभी इन 3 इक्वेशंस को वैसे बस याद रखना है तुम्हें। नीचे वाली तो मतलब वही है ऑटोमेटिक, तो वो याद रहेगी है ना, इतना सा है। तो अब जरा स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस, उनको देखते हैं, है ना।
फ्रेंड देखो, मैं ये चीज चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हम क्लास के अंदर ना कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स उसके ऊपर आते हैं, है ना। न्यूमेरिकल्स अभी थोड़ा इसके बाद करते हैं। देखो अगर हम ये देखें क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड, हाँ 4। एक काम करो, तुम अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक खोलो, ये पीडीएफ पूरी सामने आ जाएगी, ठीक है। वो यही है बिल्कुल सेम। क्वेश्चन नंबर 4 जरा उसको एक बार फटाफट देखो। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल, है ना। देखो दोस्तों, बड़ा ही सिंपल और लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। बट क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में अजीब है। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट मूव तो हुआ, इसका मतलब है कि वो मोशन में तो था, बट ठीक है, थ्रू अ डिस्टेंस। एक जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक काम करो, इसको ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, है ना। ये हमारा एक पॉइंट है, ए पॉइंट। ये कुछ डिस्टेंस मूव हुआ, मान लो कुछ डी डिस्टेंस हमने इसको मूव करा पॉइंट बी तक, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का मैं तुम्हें थोड़ा सॉल्यूशन समझा रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ए पॉइंट था कहीं पे, ए पॉइंट से हमने डी डिस्टेंस पे इसको मूव कराया। तो अब ये कह रहे हैं कि कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या इस ऑब्जेक्ट की जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है? तो आंसर है इसका बिल्कुल हाँ, ठीक है। जीरो देखो मतलब कैसे, तुम ये कहोगे कि सर ये देखो ये तो मतलब आगे मूव हुआ है ना, स्ट्रेट लाइन में भी मूव हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो कैसे? तो एक केस ऐसा अभी भी है जब इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट जो ये यहां पहुंच गया था, अगर मैं इसको, ये यहाँ पे बी पॉइंट जो है, ये हमारा ए पॉइंट, अगर मैं इसको वापस ए पे ले आऊं इस ऑब्जेक्ट को, ये हम इसको क्या करा, ठीक है, थ्रू डी डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पे, तब इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा। देखो हुआ ये कि एक बार ए ऑब्जेक्ट, हम ए पॉइंट से बी पे गए और बी से वापस हम ए पे आ गए, है ना। तो अब इसका मतलब ये है कि उसका डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये कहता है कि मैं तो इनिशियल टू फाइनल का डिस्टेंस मेजर करता हूं, वो भी स्ट्रेट, ठीक है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट। अब तुम एक बात बताओ, वो ए पे ही था, ठीक है, ए से बी पे गया, बी से वापस आ गया, तो फिर इनिशियल और फाइनल तो रहा ही नहीं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम ही हो गए। इसका मतलब जो हमारा ए पॉइंट है वो इनिशियल भी है एंड फाइनल पॉइंट भी है, ठीक है। बस इसका ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन था। काफी अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स को कभी कभी इसमें डाउट होता है कि इसका जीरो कैसे हुआ। देखो जीरो ऐसे है, फॉर एग्जांपल एक और ले लेता हूं मैं। हम अपने घर से, या फिर आप लोग अपने घर से स्कूल गए, ठीक है, और स्कूल से ही वापस आ गए, इसका मतलब ये है कि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ओके। अगर हम किसी भी पॉइंट से कहीं जाते हैं और वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो उस केसेस में डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है, ठीक है। इसको जरा एक मिनट आप देखो, नोट डाउन करो, ओके। चलो अब इसको आगे बढ़ते हैं फटाफट। फ्रेंड देखो इसमें मतलब पूरा कोई ऐसा कोई थ्योरी लिखने की वो नहीं है जरूरत, है ना। बस ये केवल सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए हैं क्वेश्चंस कुछ, और काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। इससे कॉन्सेप्चुअल में हमारी क्लैरिटी आती है। अब तुम्हें समझ भी आ रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या है, ठीक है ना। अब समझ में आ रही होगी ये बात, ओके। अगला जो है हमारा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है काफी। ये कह रहा है कि व्हेन डज अ साइक्लिस्ट अपीयर टू बी स्टेशनरी, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर मूविंग साइक्लिस्ट। देखो क्या कह रहा है, समझो। क्वेश्चन का मतलब ये है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि एक ऐसा केस बताओ जिसमें मान लो हम साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, मैं साइकिल चला रहा हूं और मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड चला रहा है, ओके। हम दो फ्रेंड्स हैं, या फिर आपका कोई फ्रेंड, आप दोनों साइकिल चला रहे हो। ऐसा कौन सा केस है जिसके अंदर हम और हमारा फ्रेंड, हम दोनों एक दूसरे को रेस्ट पे देख पाएंगे? मतलब हम साइकिल चला रहे हैं, ऐसा नहीं चला रहे, हम मोशन में हैं,
बट फिर भी हमें ऐसा लगेगा कि हम दोनों रेस्ट पे हैं। सोचो जरा, ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसका जवाब है, पहले मैं आंसर लिख देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में इसको लिख दूंगा। देखो समझ लो पहले बात को, अगर हम दोनों, मैं और मेरा फ्रेंड या फिर आप और आपका फ्रेंड, अगर एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, जैसे ये हमारे दो फ्रेंड्स हैं, दो साइकिल्स हैं और ये बिल्कुल एकदम पैरेलल हैं, है ना, ये पैरेलल चल रहे हैं, तो चाहे अब हम कितनी भी स्पीड बढ़ा लें अपनी या फिर कितनी भी वेलोसिटी बढ़ा लें, हमें एक दूसरे को हम हमेशा रेस्ट पर ही देखेंगे। देखो ऐसा एक और भी हमारा केस होता है, जब हमारे मान लो हमारे बगल में एक ट्रेन चल रही है और हम इस वाली ट्रेन में हैं, मान लो हम इस वाली ट्रेन में हैं और एक और ट्रेन हमारे साथ साथ चल रही है, तो हमको ऐसा महसूस होगा, ऐसा फील होगा कि ये दोनों ट्रेन्स रेस्ट पे हैं, या फिर ऐसा लगेगा कि ये जो हमारे जो इसके साथ में हमारी ट्रेन है जो हमें दिख रही है, ये भी रेस्ट पे। देखो जब भी ये दोनों एक साथ चलेंगी ना, तो हमको कभी भी ये चीज पता नहीं चलेगी कि वो मोशन में है, वो हमें रेस्ट पे ही दिखेगा। बट ये एक ही कंडीशन है कि जब वो एक दूसरे के पैरेलल हो और सेम वेलोसिटी हो, या फिर आम भाषा में कहूँ तो सेम स्पीड हो। ओके, इसको मैं थोड़ा सा एक बार लिख देता हूँ। ये सॉल्यूशन नंबर 5, when both the cyclists are parallel to each other and having same वेलोसिटी लिख लो और या फिर स्पीड लिख लो, ठीक है। बस इसका ये इतना सा छोटा सा वो है रीजन, इसको और ज्यादा आप इलेबोरेट करके इसको आप लिख सकते हो, बट अगर आप इतना भी एग्जाम में लिख दोगे ना, तो कभी भी आपका कोई भी टीचर नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। इसका एकदम करेक्ट रीजन है, अगर सेम वेलोसिटी और हम एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हमको अपने बराबर वाला जो ऑब्जेक्ट है या फिर कोई साइकिलिस्ट है या कोई ट्रेन है, वो हमेशा हमको रेस्ट पे दिखेगा, ठीक है। हाँ, अब देखो एक और है, इसको जरा मैं हटाता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। ये एक मिनट, देखो जरा, यहाँ पे हमारे पास कुछ एक और क्वेश्चंस हैं, 2-3 काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैन द स्पीड ऑफ अ बॉडी कैन बी नेगेटिव? देखो साफ सा रीजन है नो। सॉल्यूशन नंबर 6, काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और मजेदार क्वेश्चन है, इनको मतलब सुनने में भी बड़ा मजा आता है ना। आंसर इज नो। स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी एनी ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, आंसर इज दिस। देखो क्यों स्पीड हमारी नेगेटिव कैसे हो सकती है, जरा एक बात सोचो, है ना। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ओके। स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही होती है। हाँ, वो कम जरूर हो सकती है, ऐसा नहीं कि वो डिक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी, बट नेगेटिव को हम स्पीड में हम कभी भी नेगेटिव में नहीं लेते। एक और चीज है जिसको हम नेगेटिव में कभी नहीं लेते। देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, सॉल्यूशन नंबर 7, ये देखो, कैन द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी बी नेगेटिव? अगेन आंसर इज नो। हाउ यू विल टेक डिस्टेंस नेगेटिव? दिस इज नॉट पॉसिबल। देखो ना, फॉर एग्जाम्पल मैं, ठीक है, मैं इस बोर्ड का डिस्टेंस मान लो चला, ठीक है, ये मैं इस तरीके से मैं यहां आ गया, अब मैं वापस गया, तो मैं कितना डिस्टेंस चला? फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हमारा जो बोर्ड है ये 1 मीटर का है, ठीक है, 1 मीटर, और मैं 1 मीटर इधर चला, मैं 1 मीटर मतलब इस तरफ मैं वापस आया, तो क्या मैं 0 डिस्टेंस चला? इट इज नॉट पॉसिबल। 2 मीटर चला मैं। हम डिस्टेंस को कभी भी माइनस नहीं करते, मतलब नेगेटिव में नहीं लेते। ऐसा नहीं होगा 1 अगर यहाँ चला 1 में वापस आ गया, वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के हमारे केस में होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को इनिशियल टू फाइनल चाहिए होता है, बट
डिस्टेंस में ऐसा कुछ खास नहीं होता। अगर आप अपने घर से स्कूल गए हो और स्कूल से वापस आए हो, अगर आपसे कोई डिस्टेंस पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल 1 किलोमीटर का है, ठीक है, आपका डिस्टेंस आपके घर का और स्कूल का, और अब वापस आए, तो आप डिस्टेंस कहोगे कि मैं 2 किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया है, डिस्प्लेसमेंट कहोगे 0 ट्रेवल किया है। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। लगते दोनों एक जैसे हैं बट है नहीं। ओके, इस चीज का ध्यान रखना। तो अगेन नो, यहां पे लिख लो डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, सेम। ठीक है, बस यहाँ पे कि सिर्फ स्पीड की जगह डिस्टेंस आ जाएगा। मैंने दोनों क्वेश्चंस ले लिए थे क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर भी कभी कभी हमें ये चीज़ें काम आ जाती हैं। ओके, और हम ऐसा सोचने मतलब लगते हैं कि डिस्टेंस हमें नेगेटिव लेना है, नहीं लेना। डिस्टेंस कभी नहीं लेना, नेवर नेवर नेवर, डिस्टेंस और स्पीड नहीं लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं जरा। एक लास्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने और लिया था, उसको देखो। आई थिंक काफी मजा आ रहा होगा, काफी नॉर्मल और सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। कैन अ बॉडी बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन एट द सेम टाइम? क्या कैन अ बॉडी एक ही टाइम पे रेस्ट पे एज वेल एज इन मोशन एट द सेम टाइम, ठीक है, क्या एक बॉडी सेम टाइम पे रेस्ट पे और मोशन में दोनों में हो सकती है? सोचो कैसे। देखो एग्जाम्पल अगर मैं दूं, हाँ, सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो ये है, इसको समझने का। अजीब लग रहा है काफी सुनने में कि कोई बॉडी रेस्ट पे भी और कोई बॉडी मोशन में भी कैसे हो सकती है। इसका जो आंसर है वो आता है रिलेटिव टर्म्स ऑफ मोशन एंड रेस्ट। ठीक है, हमारे जो मोशन और जो रेस्ट होता है ना, वो एक्चुअली रिलेटिव टर्म्स होते हैं। ओके, मतलब अभी समझाता हूँ। जैसे मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी आपके उसके बारे में समझाया था कि अगर मैं इस रूम के रिस्पेक्ट में बात करूं तो मैं रेस्ट पे हूं, बट अगर मैं इस अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करूं तो मैं रेस्ट पे नहीं हूं, क्योंकि अर्थ तो मूव हो रही है, तो उसके साथ मैं भी मूव हो रहा हूं, उसके साथ आप सब मूव हो रहे हो, आप जहां पे बैठे हो वो भी, सब कुछ अर्थ के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे नहीं है। इसीलिए कोई भी बॉडी कभी रेस्ट पे नहीं होती। केवल सिर्फ अगर हम उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बात करें तो वो रेस्ट पे हो सकती है। जैसे अब मैं बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल आप एक बस में बैठे हो, सब है ना, हमारे आसपास और भी पैसेंजर्स हैं, हम बैठे हैं। अगर मैं पैसेंजर्स के रिस्पेक्ट में बात करूं, ठीक है, अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो मैं रेस्ट पे हूं, हाँ ठीक है, मैं बैठा हूं, मैं रेस्ट पे हूं। बट वही अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू बस, तो हम नहीं है, क्योंकि बस तो भाई चल रही है, बस तो मोशन में है, तो हम भी तो मोशन में है। समझ रहे हो? अपने सराउंडिंग को चेंज करते ही हमारा मोशन और रेस्ट दोनों चेंज हो जाते हैं। ओके, इसलिए यहां पे बोला गया था कि एक्सप्लेन करो। ओके, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एग्जाम में भी मान लो कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। बस का एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है, बस का एग्जाम्पल लेके वहां पे ये चीज बता दो। ओके, तो इसको आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। इसको अगर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ खुद ही ओरली, देखो जरा। यस, अ बॉडी बी कैन, ठीक है, कैन बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे इस तरह से हम एग्जाम्पल लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे इस तरह से लिख दो हम, इफ वी आर इन अ बस, ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर्स वी आर एट रेस्ट, बट विद रिस्पेक्ट टू बस वी आर इन मोशन। ओके, तो ये हमारा दोनों केसेस जो है वहां पे वैलिड करते हैं। इवन हम यहाँ पे मैं अपनी भी बात कर लूँ, अगर मैं नॉर्मल देखो इस तरह से रेस्ट पे आ गया, तो रूम के रिस्पेक्ट में मैं अभी भी रेस्ट पे हूँ, अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे नहीं हूँ। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। मैं अभी बता रहा हूँ, इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन सेक्शंस में आते हैं, ओलंपियाड्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं, कहीं भी कोई भी कंसेप्ट कहीं भी पूछा जाएगा। ओके, चलो इसको फटाफट जरा हम रब करते हैं। हाँ तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स, है ना, फटाफट। ओके, देखो, अ जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट
with an acceleration of 3 meter per second and makes a run for 35 seconds before taking off. अब जरा इसको ध्यान से देखो, हमको इस क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट लाइन है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है ना, ध्यान रखना हमेशा हर ऑब्जेक्ट के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद आगे बात करें हम, एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमें 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। उसके बाद हमको एक और चीज़ दी हुई है, वो है टाइम 35 सेकेंड्स का, ठीक है। अगर हम देखें तो तीनों इक्वेशन में से v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, उसमें डिस्टेंस निकालना है ना। देखो व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे, ये बोल हमसे पूछा है। अगर हमसे मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे पूछा है, इसका मतलब हमसे डिस्टेंस पूछा है, ओके। अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस वाला इक्वेशन लगा दें, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो s इज इक्वल देखो यू टी, यू इंटू टी, ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा, हाफ और ये 3, ओके, और टी स्क्वायर मतलब 35 इंटू 35। अगर हम 35 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 5 5 25, 3 5 15, ये 175, 3 5 15, और ये हमारा देखो तो ये आ रहा है एक तरीके से ये हमारा ये आ रहा है ना 1225, बिल्कुल हाँ। अब इसके बाद इंटू 3 भी है, वो भी अभी के अभी कर ही लो, 3 5 जा ये 15, 3675। इसका मतलब जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 3675 अपॉन में 2, है ना। इसको जब हम यहाँ पे कट करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा 2 1 2, 8 जा 16, ओके, और ये कितना 3 जा 2 जा 6, और यहाँ पे 7 और 0.5 मीटर। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 1837.5 मीटर, ठीक है। इसको ज़रा एक बार नोट डाउन करो पॉज करके। अभी इसका एक और सेकंड पार्ट रह रहा है, उसको एक बार हमें और करना है अभी कवर, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट एक और चीज़ बोली थी इसमें, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट एट टेक ऑफ, ठीक है। इसको देखो जरा, ये तो हमारी तरह से क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह सकते हो। सेकंड पार्ट के अंदर ये है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन एट टेक ऑफ। इसका मतलब ये कि अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी तो गिवन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है फाइनली पूछिए, है ना, कि टेक ऑफ के टाइम फाइनल वेलोसिटी कितनी थी उस रनवे पे, ठीक है। उस रनवे पे तो देखो फाइनल वेलोसिटी को जैसा कुछ नहीं है, नॉर्मल इससे निकाल लो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से आराम से निकाल सकते हो इससे फाइनल वेलोसिटी। ये हमारा u तो हमारा 0 ही था, 80, a था 3 और टाइम 35, ये तो आ भी गया 3 5 15, 105 मीटर पर सेकेंड। ये लो इसको भी नोट डाउन कर लो। देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत मैंने सिंपल सा ही लिया है, ऐसा कुछ इसमें कुछ खास नहीं है कि बहुत ज़्यादा एकदम डिफिकल्ट हो या ऐसा कुछ, है ना। चलो इसको ज़रा एक बार रब करते हैं और लास्ट के 2 क्वेश्चन ख़त्म करके इस वीडियो का एंड अप करते हैं। फ्रेंड्स देखो थोड़ा सा हो सकता है कि ये वाली वीडियो तुम्हें लंबी लगे, बट अगर अपने इस मोशन चैप्टर का कमांड बनाना चाहते हो तो इतना काम तो फ्रेंड्स देखो करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे आपके साथ करीब 1-1.5 घंटा बैठ के काम कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं, आप अपना एफर्ट क्यों नहीं डाल सकते दिन का अगर मोबाइल अपना थोड़ा सा कम कर दो, गेमिंग ये वो, ठीक है, पूरा अपनी दिन भर की चीज़ें, तो यहाँ अगर अफोर्ड कर दोगे ना तो वहाँ एग्ज़ाम में कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, है ना। थोड़ा सा हमको टाइम अगर यहाँ अफोर्ड हम थोड़ा दे सकते हैं, अफोर्ड यहाँ कर सकते हैं तो कोई दिक्कत। और पढ़ाई के लिए क्यों, पढ़ाई के लिए भी अगर हम यहाँ पे सोचेंगे टाइम देने में तो फिर तो बहुत दिक्कत है। पढ़ाई के तो हम सोचना ही नहीं है कि हम टाइम देंगे। अब ये ज़रा देखो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, फटाफट से इसको पूरा वो करेंगे कवर अप। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मूव्स विद एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब देखो दोबारा से वही वाली बात मैंने अभी बात कही थी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट u इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड।
आगे चले, ठीक है। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, इसका मतलब हमको एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद फॉर 2 मिनट्स। अब देखो यहां हमसे क्वेश्चन खेल गया, क्या खेल गया वो, ऐसा क्या हो गया अब सर? देखो आप सब, यहाँ पे जो टाइम है ना वो हम 2 मिनट्स लेकर के नहीं चल सकते, हमको टाइम हमेशा सेकंड में ही लेके चलना है, चाहे 2 मिनट दिया हो या 2 आवर दिया हो, उसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखो 2 मिनट को अगर हमें सेकेंड्स में चेंज करना है, इसका मतलब हम 2 × 16 ही कर देंगे, तो यहाँ सेकेंड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 120 सेकेंड। 2 मिनट में 120 सेकेंड तो ही होते हैं, 1 मिनट में 1 सेकेंड होता है, ओ सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, है ना। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड, ठीक है। इसको हमें सेकेंड्स में ही लेकर के चलना है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। हाँ आगे बढ़ जा, एक बार थोड़ा बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड, ओके, फॉर 2 मिनट्स, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। इसका मतलब वो ये पूछ रहे हैं सबसे पहले पार्ट में स्पीड एक्वायर्ड, u तो हमें गिवन था, दोबारा से वही लगा दो, v = u + at, खत्म। अगर हम यहाँ v निकालेंगे, u तो देखो 0 ही है ना, at 0.1 × t, ये हमारा 120, इसको हटाओ, ठीक है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये हमारा ये खत्म, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी आ गई कितनी, 12 आ गई ना, यस ऑफ कोर्स 12 मीटर पर सेकेंड। अगर फ्रेंड्स आपने इस क्वेश्चन में अगर 2 मिनट्स को चेंज नहीं करा तो ये आंसर आपका एग्जाम में काट दिया जाएगा, ये वैलिड नहीं है। सेकंड्स को हमें टाइम जो है वो सेकंड्स में ही लेके चलना है हर क्वेश्चन में, आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे सब में, किसी को भी मिनट्स या फिर आवर में लेके नहीं सॉल्व करना, एग्जाम में वो काट दिया जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट एक और है, द डिस्टेंस ट्रेवल। देखो कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल के लिए निकाल लो, s = ut + ½ at², ठीक है। ये थोड़ा मेरा t जो है ना, हाँ ठीक है, तो s = देखो दोबारा से ut का मतलब ये तो 0 ही हो गया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 था, ये हमारा हो गया ठीक है t², तो 120 इंटू में 120, इसको हटाओ, ठीक है, एक 0 तो कम से कम खत्म हो जाएगी, और यहाँ 2 से ये 6, 2 6 12, तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया 120 × 6, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये, एक सेकेंड, 12, हाँ ठीक है, 720 मीटर, तो हमारा डिस्टेंस आ गया 720 मीटर। ये लो दोस्तों, ओके चलो इसको बस आप नोट डाउन कर लो फटाफट, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करके इस वीडियो का एंड अप करते हैं। ओके चलो फटाफट इसको रब करते हैं। चलो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन एंड अप करो इसका। अ ट्रॉली while going down an inclined plane, तो ठीक है एक ट्रॉली है जो कि इस तरीके से ऐसे, ओके, ये एक इंक्लाइन प्लेन है और यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रॉली है, ठीक है, एक ट्रॉली है और ये इंक्लाइन प्लेन पे जा रही है, तो while going down an inclined plane has a acceleration of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फ्रेंड्स यहाँ पे यूनिट्स के साथ आपके साथ बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एक शैतानी की जाएगी, वो ये है कि आपको यूनिट्स नॉर्मल वो देंगे नहीं, ताकि उसी यूनिट के साथ आप यूज़ करो और अपना आंसर हम गलत लाओ, ठीक है, वो ऐसी चालाकी करेंगे, ठीक है। अब देखो जरा, इन्होंने एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते, हमें इसे मीटर पर सेकेंड में ही करना होगा एक्सेलरेशन को,
2 और ये हमारा हो गया, देखो सेंटीमीटर में है तो हमें मीटर में करना है ना, तो इसका हम क्या करेंगे, एक मिनट, सेंटीमीटर में ना, यस, तो अगर इसे हमें मीटर में करना है इसका मतलब हम कर देंगे डिवाइड बाय 100, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बस इतना सा काम था। तो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। अब देखो जब स्टार्ट होगी तो एक पॉइंट तो ऐसा है कि देखो इनिशियल वेलोसिटी ऐसा नहीं है कि हमने उसको और धक्का लगाया है ना, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, हमने सिर्फ उसको छोड़ा। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं ना, तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 होती है। ओके, जब भी हम ड्रॉप करते हैं, वी आर नॉट थ्रोइंग दैट, वी आर जस्ट ड्रॉपिंग। तो जब उसको हम ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड लेनी पड़ेगी। उसके बाद हमको टाइम दिया हुआ है, वो दिया है 3 सेकेंड का, है ना, इसको 5 मत मान लेना, 3 सेकेंड का। u दिया है, t दिया है, तो हमसे क्या पूछा था, हाँ फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब लगा दो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये तो 0 है, a कितना आया 0.02 और t कितना है ये, इसको हटाओ तो आपकी वेलोसिटी आ गई 6/100, 0.06 मीटर पर सेकेंड। चलो फ्रेंड्स, हमने इसको पूरा वाइंड अप कर दिया, सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो आज के हमें न्यूमेरिकल्स करने थे वो। ठीक है, हमने बिल्कुल सब कुछ कवर अप कर लिया है। सेकंड वीडियो जो है वो भी 9th क्लास को देखनी है, स्किप नहीं करनी, मैं भी बोल रहा हूँ, बाद में पछताओगे कि मेरा काम पूरा नहीं हुआ। इतने 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 काम से नहीं होगा काम पूरा, अभी और कॉन्सेप्चुअल चीजें बाकी हैं और अभी और भी चीजें बताना बाकी है मुझे, अभी नहीं। मैं जब तक नहीं बोलता तब तक देखनी है, वरना लेवल अप नहीं होगा। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, एक और चीज, जब भी हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं, जब तक क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि वो उसका इनिशियल वेलोसिटी ये है, तब तक उसको हमें 0 ही लेना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, इसका मतलब हमें इसको 0 ही लेना है। हाँ, एक का ध्यान रखना है इसके सारे के सारे इसका यूनिट्स का, यूनिट्स का अगर ध्यान नहीं रखोगे एग्जाम में आंसर नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फिर बाद में तुम परेशान हो जाओगे उस चीज के लिए। चलो ओके फ्रेंड्स, तो अलविदा चाहूँगा। सेकंड वीडियो इससे भी ज़्यादा धमाकेदार होगी, इससे भी ज़्यादा बढ़िया कंसेप्ट्स होंगे, और एक और जो मैंने अभी बात की थी उसकी क्या कहते हैं, एक स्पेशल क्वेश्चन की, वो अभी जस्ट इस वीडियो के बाद ही अपलोड होगी। ओके, तो अलविदा चाहूँगा, धन्यवाद।